नमस्कार। मैं अरुण निठारवाल, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगतपुरा, शाहपुरा, जयपुर। संविधान क्यों व कैसे में आज हम पढ़ेंगे हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। पिछले वीडियो में अपन ने जानने का प्रयास किया भाई संविधान की परिभाषा क्या है। आज हम पढ़ेंगे हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। देखिए, वर्तमान में चाहे किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो, उनका शासन चलाने के लिए उन सभी का अपना एक संविधान होता है। उस संविधान के माध्यम से वो अपनी शासन प्रक्रिया का संचालित करते हैं। चूँकि हम भारत के संविधान की चर्चा करेंगे आगे चल के, तो भारत एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की आती है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बिना संविधान के संचालित हो ही नहीं सकती। भारत के संदर्भ में अपन जानने का प्रयास करेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। पहला है कि संविधान बुनियादी नियमों का ऐसा समूह है उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ये काम संविधान का है कि वो बुनियादी नियमों के माध्यम से ऐसे सिद्धांत बनाए, ऐसा नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए समाज को, जिससे कि पूरा समाज उन नियमों पे क्या हो, सहमत हो। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, चूंकि भारत है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदाहरण है, लेकिन भारत में विभिन्न प्रकार की धर्म, विभिन्न प्रकार की जाति, विभिन्न प्रकार के वर्ग, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, अनेक प्रकार के वर्ग हैं। तो इन अनेक प्रकार के वर्गों के बीच में अपन ये तो नहीं कह सकते भाई सभी की सोच समान है, सभी के विचार समान हैं, सभी के कार्य समान हैं। इन सभी वर्गों के, जातियों के, चाहे धर्म, किसी भी आधार पर जो वर्ग हैं, उन सब के किसी न किसी विषय को लेकर उनमें आपस में क्या होता है, विवाद होता है या उनके मत नहीं मिल सकते। तो अब सभी को रहना है इसी देश में, इसी राज्य में, तो उन विवादों को दूर कैसे किया जा सके। ऐसा तो है नहीं कि अपन, क्योंकि शासन व्यवस्था स्थापित करनी है और शासन व्यवस्था राज्य को शांतिपूर्वक चलाना है, इतने सारे लोग रह रहे हैं तो विवाद भी इतनी प्रकार की विविधताएं हैं। विविधताएं तो हैं तो सीधी सी बात है कि इनमें एकता स्थापित करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इन विविधताओं में एकता स्थापित नहीं होगी, जब तक शासन संचालन का कार्य सुगमता से नहीं किया जा सकता। तो संविधान पहला कार्य क्या करता है कि जो ये विविधताओं वाले समूह है, उन समूहों के लिए, सभी समूहों के लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बना देता है। भाई आप सभी को इन नियमों, इन समूहों, इन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना पड़ेगा। संविधान केवल उन नियमों को बनाता ही नहीं है, बनाने के साथ साथ वो नियम सभी के ऊपर बाध्य होंगे, लागू होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भी संविधान के द्वारा की जाती है। या पहली बात यही है, पहला काम संविधान का यही है कि एक ऐसे बुनियादी नियमों का समूह बनाए जिसके माध्यम से जो विविधता है, जो अनेक प्रकार के लोग रह रहे हैं, उन सभी लोगों का उन नियमों पर, उन सिद्धांतों पर विश्वास हो, आपस में समन्वय स्थापित हो, जिससे कि वो एकता के साथ वहां पर रह सके। पहला काम संविधान का ये है। दूसरे बात की बात करें तो दूसरा काम संविधान का जो आवश्यकता है वो है कि संविधान के द्वारा अपने को पता चलता है कि सरकार का निर्माण व निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण संविधान के द्वारा होता है। अपन ने ये मान लिया भाई संविधान बुनियादी सिद्धांतों का समूह है, संविधान के द्वारा अपने को पता चल रहा है भाई सरकार का निर्माण कैसे होगा। लेकिन सरकार निर्माण होने के बाद अपन ने कह दिया भाई इन नियमों पे अपन समन्वित हो गए, उन नियमों को अपन ने मान लिया, लेकिन
वो नियम, वो कानून आगे चल के जो सरकार बनेगी उस सरकार में कानून बनाने का, निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा? यह किसके द्वारा तय होता है? संविधान के द्वारा। यानी कि संविधान अपने को बताता है कि आप इन सिद्धांतों पे सहमत हो गए, इन सिद्धांतों के तहत एक सरकार बनेगी और उस सरकार में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा। ये सब चीजें किसके द्वारा तय हो रही हैं? संविधान के द्वारा। यदि संविधान न हो तो कौन कानून बनाएगा, किस प्रकार से लागू होंगे, इन प्रकार की चीजों की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तीसरा जो संविधान का प्रमुख कार्य है कि क्यों आवश्यक है, वो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अपन ने कह दिया साहब कानून बनाने का काम सरकार बनेगी, निर्णय लेने का काम ये सरकार के ये व्यक्ति करेंगे, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति है वो बाद में निर्णय आपके हितों के अनुसार ही लेगा? इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज को सीमित करने के लिए कि जो निर्णय बनाने का जिसको अधिकार दिया है, निर्णय लेने का अधिकार जिसको दिया है, वो हो सकता है ऐसे नियम बनाने लग जाए कि आपको आपके धर्म की स्वतंत्रता को हटा ले, आपको बोलने के अधिकार, बोलने से मना कर दे, आपको पढ़ने से मना कर दे। पर निर्णय लेने का अधिकार अपन ने उसको दे दिया ना। तो संविधान के द्वारा जो निर्णय लेने का अधिकार अपन ने, निर्णय कानून बनाने का अधिकार जिसको दिया है सरकार को, उस सरकार की शक्तियों पर भी कुछ सीमाएं या अंकुश लगाया जाता है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कह दिया गया कि साहब आप इन लोगों के जो मूल अधिकार हैं, ये अधिकार है, चाहे कोई भी कानून बनाओ, इन अधिकारों को आप इसके किसी भी कानून के माध्यम से छीन नहीं सकते। तो ये सरकार की शक्तियों पर क्या हो गई? सीमाएं हो गई। यानी कि इन सीमाओं से अधिक सरकार, इन सीमाओं के बाहर सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। आगे संविधान का क्या काम है? संविधान का अगला काम है या आवश्यकता क्यों है, उसके तहत अपने को समाज की जो आकांक्षाएं व लक्ष्य हैं वो किसके माध्यम से पूरी होंगी? संविधान के माध्यम से। जैसे अपन भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की क्या आकांक्षाएं हैं भाई? समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, समाज कल्याण, सभी शांतिपूर्वक रह सके। ये सब अपने सभी समाज की आकांक्षाएं होती हैं। पूरे सभी लोग यही चाहते हैं भाई न्याय विद्यमान हो, सभी स्वतंत्रता के साथ रहे, समानता के साथ रहे। लेकिन अब इन कार्यों को करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सरकार के पास। चूंकि सरकार बन रही है तो ऐसा है नहीं भाई समाज में पूरी संतुलित व्यवस्था है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो गरीब को अमीर बनाने के लिए सरकार को कुछ सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। अब सकारात्मक कदमों के तहत उसको टैक्स लगाने का अधिकार है, और भी जो अन्य कार्य है सरकार को करने पड़ते हैं, सकारात्मक लोक कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने के लिए, जिससे कि किसी के अधिकारों का हनन न हो। तो इन कार्यों को पूरा करने के लिए, समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संविधान सरकार को शक्तियां प्रदान करता है। इसलिए अपने को संविधान की क्या है? आवश्यकता। जो लास्ट और इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो कह सकते हैं कि संविधान एक राष्ट्र को एक बुनियादी पहचान दिलाता है। चूँकि संविधान के माध्यम से नियमों का समूह है, उन नियमों के माध्यम से संविधान पूरे देश को, जो विविधताओं वाला देश है, उनको एक करने का कार्य करता है। और ये एकता ही, ये बुनियादी नियम ही किसी राष्ट्र को, किसी राज्य को एक अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। देखिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य केवल मात्र ये नहीं था कि अपन अंग्रेजों से आज़ाद हो या केवल अंग्रेजों को भगा दे। उस राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण तक आते आते अपने उद्देश्य हो गए थे कि
अंग्रेजों को तो भगाना है ही, इसके साथ ही जो सरकार संचालित हो, जो आगे वाला भारत में शासन होगा, वो शासन एक ऐसा शासन हो जो लोक कल्याणकारी शासन हो, जनता के हित में हो, जनता के भले के लिए हो। ऐसे शासन की व्यवस्था करना सर उन राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लेने वाला था उनका सपना था। अब उस सपने को पूरा कैसे किया जा सके, उस सपने को पूरा करने के लिए अपने को संविधान की आवश्यकता पड़ी। अब संविधान का निर्माण कैसे हो, तो भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। अब संविधान सभा के विकास का इतिहास क्या है? संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों से ही उठने लगी थी। 1900 सबसे पहले जब संविधान सभा की बात आती है तो इस बात का जिक्र होता है 1895 के तिलक का जो स्वराज्य, बाल गंगाधर तिलक के जो स्वराज्य विधेयक पेश किया गया, उसमें सर्वप्रथम संविधान सभा की बात अपने को देखने को मिलती है। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारतीयों का शासन भारतीयों के द्वारा होगा और भारतीय कानूनों का निर्माण भी भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी के एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा को अपना एक उद्देश्य बताया और 1936 के अपने अधिवेशन में उसको पास करवाया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग को प्रमुखता के साथ उठाया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, देखो 1940 की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, 1939 से स्टार्ट हो गया था। चूंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए लिनलिथगो के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उस वक्त की मुख्य पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उस अगस्त प्रस्ताव के तहत भी संविधान सभा की मांग को या संविधान सभा की बात को सर्वप्रथम अपन कहे तो ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकृति दी थी कि भारतीयों के लिए कोई एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होगा। इस मांग को सर्वप्रथम ब्रिटेन द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा माना गया। लेकिन देखो, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसमें जो मुस्लिम लीग का 1940 से द्विराष्ट्र सिद्धांत चालू हो गया था, वो अलग अपने लिए पाकिस्तान की मांग चाहते थे। तो इस अगस्त प्रस्ताव में पृथक पाकिस्तान, भारत से अलग होने वाले देश की बात नहीं की गई। साथ ही कांग्रेस ने इसको इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इस प्रस्ताव के माध्यम से सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा था। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद जो संविधान सभा की मांग अपने को देखने को मिलती है या उल्लेख मिलता है, वो होता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव में भी संविधान सभा की चर्चा हुई। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और उस मिशन के द्वारा भी, उस मिशन में भी संविधान सभा, उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की रचना भारतीयों द्वारा एक रचित निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा होगा। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग का अस्वीकार करने का कारण तो वही था, 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया, मुस्लिम लीग ने उसको इस कारण अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें भी जो उसकी मांग थी अलग राष्ट्र की, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। और भारत ने इसको इसलिए कांग्रेस ने इसको इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें कहा गया कि सभी देशी रियासतों और प्रांतों को मिलकर एक संघ होगा और कोई भी प्रांत या देशी रियासत संविधान को स्वीकृत करने को तैयार न हो तो जो उनकी स्थिति है, पुरानी स्थिति है, उसमें बने रह सकते हैं। तो कांग्रेस ने सोचा कि ये भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की एक प्रक्रिया है। इस कारण कांग्रेस ने भी
क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार। इसके बाद संविधान सभा की मांग को लेकर एक बार फिर भाई मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कैसे भी सहयोग हो, सर्वसम्मति बने, इसके लिए राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी एक संविधान सभा बनाने का उल्लेख था, लेकिन यह भी मुस्लिम लीग और हिंदू नेताओं की इस पर सहमति नहीं मिली, इसलिए यह जो फार्मूला था वो भी क्या हो गया, विफल हो गया। 1945 में शिमला समझौता या वेवेल योजना, जिसके माध्यम से भी संविधान सभा को बनाने का प्रावधान किया गया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा असहमति के कारण शिमला समझौता भी असफल हो गया। इसके बाद देखिए तत्कालीन परिस्थितियां भी ऐसी थी, अपन कह सकते हैं कि भारत में आज़ादी 1947 में मिल गई या संविधान सभा का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा हो गया। ये परिस्थितियां ही ऐसी हो रही थी उस वक्त। क्यों? एक तो द्वितीय विश्व युद्ध लगभग खत्म हो गया 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तो जो राष्ट्रों की स्थिति थी, अमेरिका अब सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों की दौड़ में आ गया और ब्रिटेन की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जैसे थी वैसा वो उसकी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो वैसा शक्तिशाली राष्ट्र नहीं रहा। युद्ध के माध्यम, युद्ध के द्वारा या युद्ध के अंतर्गत उसको बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तो उसके आंतरिक क्षेत्र में ही, ब्रिटेन के आंतरिक क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे कई मजदूर आंदोलन, कई कामगार आंदोलन जैसे आंदोलन खड़े हो गए थे। तीसरी बात, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। तो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति का दबाव था अन्य देशों पर जिन्होंने छोटे छोटे देशों को उपनिवेश बना रखा था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में है कि सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। इसलिए ब्रिटेन के ऊपर भी दबाव था अमेरिका द्वारा या और जो अन्य सोवियत संघ था कि आपने जो उपनिवेश बना रखे हैं, जो देश उपनिवेश बना रखे हैं, उन उपनिवेशों को आप क्या करो, स्वतंत्र करो। तो ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र फटाफटी करना चाहता था, जल्दी करना चाहता था। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी गृह स्थितियां खराब हो गई थी, दूसरा एक मुख्य कारण है कि सरकार भी वहां पे अभी भारत समर्थित सरकार बन चुकी थी। चूंकि चर्चिल ने चुनाव करवाए द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही जस्ट ही, लेकिन वो चुनाव हार गया और लेबर पार्टी की इटली की सरकार बनी। इटली की सरकार चूंकि भारतीयों के थोड़े पक्ष में थी, तो उसने जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो विवाद हो रहे थे, उन विवादों को सुलझाने के लिए और भारत में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक रूप से हो सके, भारत की एकता बनी रह सके, इसी आधार पर शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए और जो भी उपाय, जो भी संभावनाएं हैं, उनकी पहचान करने के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। जो 24 मार्च 1946 को जो ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था, भारत नई दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो उस वक्त इटली सरकार बनने के बाद जो ब्रिटेन में भारतीय हितों को देखने वाला सर्वोच्च पद होता था, भारत सचिव। तो भारत सचिव उस वक्त के लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो लोकसभा के सदस्य, नौसेना मंत्री थे। इन तीनों के द्वारा गठित कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण हो और इसके लिए किस किस प्रकार के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस कार्यों हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। अब कैबिनेट मिशन ने 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद चूंकि इटली सरकार ने चुनाव होने वहां पे प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में भी उन्होंने जो चुनाव करवाए और भारत में चुनावों की स्थिति देखी तो जो भी मुस्लिम लीग का प्रदर्शन भी, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे उनमें मुस्लिम लीग का प्रदर्शन भी ठीक रहा। तो जो जिन्ना की मांग थी द्विराष्ट्र सिद्धांत की, वो उन चुनावों के माध्यम से थोड़ी सी सशक्त
और हो गई, क्योंकि उसको मुस्लिम क्षेत्रों में समर्थन अच्छा खासा मिल गया। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का समाधान करने के लिए कैबिनेट मिशन ने चर्चा की। चर्चा करने के बाद उन्होंने एक ऐसी संविधान सभा बनाने का उल्लेख किया जिस पर अंततः, हालांकि काफी लंबी कहानी है, अंततः मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लगभग सहमति प्रदान कर दी। और जो उन्होंने कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का प्रारूप रखा, उस प्रारूप के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या बताई गई 389। 389 में से ब्रिटिश भारत, चूंकि उस वक्त जो भारत था वो एक तरीके से दो भागों में विभाजित था, एक ब्रिटिश भारत, दूसरा जहां पे ब्रिटिश भारत में ब्रिटेन का अधिकारियों का प्रत्यक्ष शासन था, दूसरा था देशी रियासतों का जिसमें अपन राजा रजवाड़ों का शासन था। हालांकि इन राजा रजवाड़ों ने भी ब्रिटेन के द्वारा सहायक संधियों के माध्यम से एक तरीके से ब्रिटेन के अधीन ही थे। लेकिन जो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, उसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश भारत है उस वक्त ब्रिटिश भारत में से दिए जाएंगे 296 सदस्य और देशी रियासतों में से दिए गए 93 सदस्य, 93 सदस्य देशी रियासतों के होंगे। 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे, उनमें गवर्नर प्रांतों को दे दिया गया 11 जो गवर्नर प्रांत थे उस वक्त उनको सदस्य संख्या दी गई 292, और जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, उनको दी गई 4 सीटें। कुल मिला के 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांतों में जो गवर्नर प्रांत थे उनमें 292, चीफ कमिश्नर जो मुख्य क्षेत्र थे उनमें 4 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य। इस प्रकार से 389 सदस्यों की पूर्ति होनी थी। सीटों का चुनाव करने का क्या था, सभी सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना था, यानी कि 10 लाख लोगों की 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। मान लो किसी प्रांत की जनसंख्या 30 लाख है तो वहां से 3 सीटें। इस प्रकार से जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण किया गया। जो ब्रिटिश प्रांत को सीटें आवंटित की गई थी उनको भी 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया। वो 3 प्रमुख समुदाय थे, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और सामान्य। सामान्य का मतलब है मुस्लिम और सिख, इन दोनों के अलावा जो भी शेष बचता है वो सामान्य समुदाय। इनका चुनाव जो प्रांतीय असेंबलियां हुई थी उनके द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो वहां पे देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अब परिस्थितियां ऐसी आई, संविधान सभा की जो कैबिनेट मिशन द्वारा जो बताया गया प्रस्ताव 389 सदस्य संख्या बता दी गई, लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ पे आती है कि मुस्लिम लीग द्वारा लगातार पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहना और संविधान सभा को मानने से जो संविधान का जो विवरण बताया गया उसको, जो कैबिनेट मिशन के जो सुझाव बताए गए उनको न मानना। अब न मानने के कारण लगातार न माना, फिर संविधान सभा के चुनाव हुए, चुनाव में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। अब उसने सोचा कि इस प्रकार से तो अपना काम हो ही नहीं सकता, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कर दिया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के माध्यम से, यानी कि जगह जगह हड़तालें, दंगे, प्रदर्शन, बहुत ही मतलब हिंसाजनक स्थितियां भारत में उत्पन्न हो गई। ऐसी परिस्थितियों में 2 सितंबर को फिर अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ। हालांकि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने भाग लिया, जिन्ना ने भाग नहीं लिया। जिन्ना ने अपनी तरफ से लियाकत अली खान को भेजा, वो भी सरकार को दबाव में बनाए रखने के लिए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि अंततः इन समस्याओं को, इन गतिरोधों को दूर करने के लिए जो भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया माउंट बेटेन को। माउंट बेटेन ने तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करके 3 जून 1947 को
एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र दो डोमिनियन स्टेट्स का निर्माण कर दिया गया। और भारत और पाकिस्तान अलग अलग राज्य बनने के बाद, देश बनने के बाद जो संविधान सभा की स्थिति थी वो 389 कुल सदस्य संख्याओं की में घटकर 299 हो गई। 299 में से ब्रिटिश प्रांतों में से 229 और देसी रियासतों में से 70 सदस्य उसमें भाग लेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के इलाके के जो प्रतिनिधि थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। तो अब अपन समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, किस किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्य किए। सबसे पहले जो बात आती है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान, ये थोड़े फैक्ट्स हैं, अपन समझने का कार्य जो पहले किया, अब थोड़े से फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 1946 में देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ही है भाई। 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा का कार्य दे दिया गया संविधान का निर्माण करना, लेकिन संविधान सभा उस वक्त तक संप्रभु संविधान सभा नहीं थी। उस वक्त तक संप्रभु संविधान सभा नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वो किसके अधीन थी? उस वक्त वो अधीन थी ब्रिटेन के। जब ब्रिटेन ने अपना भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया, उसके बाद जो भारतीय संविधान सभा को इस स्थिति में परिवर्तन हुआ। उस वक्त फिर क्या परिवर्तन हुए? एक तो संविधान सभा को संप्रभु बना दिया गया, यानी कि अब संविधान सभा अपनी इच्छा से कोई भी कानून बना सकती है, चाहे वो ब्रिटेन के कानून जो पहले अधिनियमों के माध्यम से चल रहे थे उनको वो हटा भी सकती है। दूसरा क्या परिवर्तन आया? देखो, भारत आजाद हुआ 1947 में, यानी कि संप्रभु हो गया। अब संविधान बन रहा है, उस वक्त सरकार नहीं बनी, संविधान का कार्य है। क्योंकि 1947 में जो अंतरिम सरकार को सौंप दिया गया, भाई ये कार्य करेंगे, यही शासन चलाएंगे, तो शासन चलाने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ती है? कानूनों की। तो कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सरकार का अंग होता है व्यवस्थापिका के द्वारा। उस वक्त कोई संसद का निर्माण नहीं हुआ था, यानी कि व्यवस्थापिका का गठन नहीं हुआ था। तो उस अधिनियम के तहत 1947, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उस अधिनियम से संविधान सभा को एक और शक्ति प्राप्त हो गई कि वो भारत की विधायिका भी बन गई। यानी कि दो काम हो गए उसके। पहला काम तो संविधान निर्माण करना, दूसरा शासन को चलाने के लिए उस वक्त उस परिस्थितियों में जो कानून बनाने थे उन कानूनों का निर्माण करना। वो कानून भी किसके द्वारा बनाए गए हैं? संविधान सभा के द्वारा। तभी तो संविधान सभा के, जब संविधान सभा के रूप में या संविधान बनाने के रूप में कार्य करेगी, तब तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी, यानी कि व्यवस्थापिका के रूप में कार्य कर रही थी, तब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो ये काम संविधान सभा के थे। आगे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 389 सदस्यों में से उपस्थिति रही मात्र 211 सदस्य, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया था? बहिष्कार कर रखा था अलग पाकिस्तान की मांग पर, और देसी रियासतों के भी काफी सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक में फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ आदमी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में मुख्य काम क्या हुआ कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। यह थोड़ी सी अध्ययन किया, शोध किया, तो उसमें पता चला है भाई संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। और संवैधानिक सलाहकार, ये बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। आप कह सकते हो कि संविधान के बारे में सलाह देने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वो चुने गए थे B.N. राव, प्रोफेसर B.N. राव। इसके बाद संविधान सभा की अगली बैठक 13 दिसंबर 1946,
बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है। इस बैठक में मुख्य काम हुआ उद्देश्य प्रस्ताव का। ध्यान देने की बात है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया या कब पारित किया गया संविधान सभा द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। सॉरी, पारित नहीं किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव क्या मतलब है? उद्देश्य प्रस्ताव से आशय है भाई संविधान जो अपन निर्माण कर रहे हैं उस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, उसका आधारभूत ढांचा क्या होगा, किन लक्ष्यों किन आकांक्षाओं के आधार पर संविधान का निर्माण करेंगे और संविधान निर्माण होने के बाद जो सरकारें बनेंगी उनका अंतिम लक्ष्य क्या होगा। ये कहने का मतलब जैसे अभी वर्तमान में जो मूल सिद्धांत है संविधान के जो अपने किस में देखने को मिल जाते हैं? प्रस्तावना में। तो एक तरीके से प्रस्तावना के तहत ही उद्देश्य प्रस्ताव था, प्रस्तावना के जैसा ही, या यूं कह दे कि उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लगभग मिला जुला है। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव के तहत यह स्पष्ट किया गया कि जो संविधान बनाया जा रहा है उस संविधान बनाया जा रहा है उसका ढांचा क्या होगा, उसका दर्शन क्या है, उनमें किन किन चीजों को समाहित किया जाएगा, लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे, किस प्रकार से शासन चलाया जाएगा, इन सभी का उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव के तहत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत भी कर लिया गया। संविधान का कार्य देखो, तत्कालीन परिस्थितियों में जब एक तरफ मुस्लिम लीग द्वारा जगह जगह हड़ताल, दंगे, विरोध प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी की घटनाएं हो रही थी, उन्हीं परिस्थितियों में यह भारतीय संविधान निर्माताओं की सूझबूझ का निर्माण ही है कि वो एक ऐसा संविधान अपने को दे सके जो आज़ादी के लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी सफल रूप में संचालित हो रहा है। तो बात आती है कि संविधान निर्माण करने के लिए फिर उसको छोटे छोटे समितियों में बांट दिया गया। मुख्यतः 8 मुख्य समितियां थी, उनका उल्लेख अपन कर लेते हैं। एक थी संघ शक्ति समिति, इसकी अध्यक्षता थी जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान की रचना में ड्राफ्ट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण समिति है, वो है प्रारूप समिति। अभी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, जो मुख्य समिति थी उसका अध्यक्षता थे सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत 2 उप समितियां थी, एक तो मौलिक अधिकार के संबंधित, उस समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अपन चर्चा करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को मिलाकर टोटल इसमें सदस्य थे वो थे 7। अन्य 6 सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, N माधवराव जो कि BL मित्र की जगह आए थे, इन्होंने किसी कारणों से छोड़ दी दिया बीमारी के कारण ऐसे। TT कृष्णामाचारी जो DP खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को ड्राफ्ट कमेटी में प्रारूप समिति में हिस्सा दिया गया था। इस प्रकार प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब गठन किया गया? 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य थे टोटल? 7 सदस्य। तो प्रारूप समिति ने जो संविधान का प्रारूप बनाया वो बनाया फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। 8 माह का समय दिया जिसमें सभी लगभग पूरी जनता, न्यायाधीश, न्यायालयों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी जनता को जानने का मौका दिया, या उसमें विचार जाने भाई क्या क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या इसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। तभी तो कहते हैं भाई केवल संविधान सभा ऐसा ही नहीं है
चुनी गई है या नहीं चुनी गई, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनाई गई है नहीं बनाई, ये ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि वैसे तो संविधान सभा का जो चुनाव है वो आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से नामांकित थी, हालांकि भी प्रत्यक्ष रूप से तो निर्वाचित नहीं थी, लेकिन उस संविधान सभा में जो सदस्य थे वो लगभग उस वक्त नामी सदस्य थे या महत्वपूर्ण जनता के साथ सीधा संबंध रखने वाले सदस्य थे, या राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले जनता के साथ जुड़े हुए सदस्य थे। इस कारण उनको लगभग अपन ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट वो चुनी हुई के बराबर ही थी। यहाँ पे मौका दिया जनता को अपनी राय जानने के लिए, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। 8 मई के समय के बाद अक्टूबर 1948 में जो ड्राफ्ट आया, फिर उसको ड्राफ्ट को संविधान सभा में रखा गया, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो संविधान की जो कार्यशैली थी, किस प्रकार से कार्य किया जा रहा था। भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि संविधान सभा ने जो संविधान अपनाया उसमें मतगणना नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ। उस संविधान सभा को उसके द्वारा जो भी मुद्दे थे, जो भी विषय थे, उन सभी विषयों को सर्वसम्मति के द्वारा अपनाया गया है, चुनाव के द्वारा नहीं अपनाया गया। सर्वसम्मति से अपनाया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे विवाद ही नहीं हुए। काफी बार ऐसी स्थितियां आई हैं जिन पे काफी विवाद हुए हैं। उन विवादों की चर्चा अपने को संविधान सभा की जो बहस है उनके माध्यम से देखने को भी मिलती है। काफी विषयों पर विवाद हुए कि भारत में एकात्मक शासन होना चाहिए या संघात्मक होना चाहिए, राज्यों को और केंद्र के बीच में कैसे संबंध हो, न्यायपालिका की क्या शक्तियां हो, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। काफी सारे विषयों पर चर्चा विवाद हुए, लेकिन उन विवादों के ऊपर मतगणना न होकर, चुनाव न होकर ऐसा प्रयास किया गया, इस प्रकार से विवादों को समझाया, सुलझाया गया कि सभी सदस्यों की सर्वसम्मति के द्वारा उस संविधान को अपनाया जा सके। अब जिस संविधान में 299 सदस्य उपस्थित हो, ये एक सोचने लायक बात है कि कितने गहन परीक्षण के बाद उस संविधान को पास किया गया है कि उन सभी की सर्वसम्मति के द्वारा उस संविधान को अपनाया गया है। तो इस प्रकार से फिर संविधान के जो वाचन हुए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, जो कि कानून बनाने की जैसी परिस्थितियां हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इस दिन 284 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे। 299 में से उन्होंने साइन किए। तो संविधान के निर्माण से जुड़े हुए थोड़े फैक्ट्स हैं। निर्माण में संविधान सभा के निर्माण में सब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कुल 11 बैठकें हुई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। लगभग 60 देशों का अवलोकन किया। आगे जाके अपन देखेंगे अभी भाई किन किन देशों से क्या क्या मुख्य मुख्य प्रावधान ग्रहण किए। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो हुई 24 जनवरी 1950 और संविधान को लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950। अब देखिए, संविधान लगभग बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर अपन लागू करना चाहते तो उस दिन भी उस संविधान को लागू किया जा सकता था, लेकिन कुछ एक प्रावधानों को उस दिन लागू किया, बाकी प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। क्योंकि जो 26 जनवरी है, उस 26 जनवरी का इतिहास में बहुत महत्व था। इतिहास में महत्व क्या था कि एक लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस लाहौर अधिवेशन के तहत क्या मांग की गई, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता की थी, उसमें यह कहा गया कि आने वाली प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यानी कि 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को अपन क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन अब देश कितनी तारीख को आजाद हुआ? 15 अगस्त को। तो स्वतंत्रता दिवस तो अपना क्या हो गया?
15 अगस्त। तो अब इस 26 जनवरी जो आज़ादी से पूर्व अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उसको इतिहास में कैसे याद रखा जाए, उसको याद रखने के लिए अपन ने क्या किया कि इस संविधान को 26 नवंबर को लागू न करके 26 जनवरी 1950 के दिन को लागू करने का निश्चय किया, और 26 जनवरी को लागू किया गया कि ये तारीख हमेशा लोगों को याद रहे। अब चूंकि 26 नवंबर को संविधान बन गया था, तो 26 नवंबर को भी लोग याद रखे, तो इसके लिए वर्तमान जो सरकार है या 2015 में भारतीय सरकार द्वारा 26 नवंबर को संवैधानिक दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। तो 2015 से प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को बनाने में, उसका निर्माण करने में एक विशिष्ट भूमिका के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या आधुनिक मनु के रूप में भी जाना जाता है। संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ एक फैक्ट्स हैं, और जैसे कि संविधान सभा द्वारा हाथी को अपनी मोहर के रूप में, स्टाम्प के रूप में प्रयोग किया गया। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का प्रारूपकार नियुक्त किया गया। मुख्य प्रारूपकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, जिन्होंने लिखने का कार्य किया। अब अपन देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि देखिए भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखा कि केवल अपन ही विद्वान हैं और अपन के अलावा कोई दूसरा देश कुछ जानता ही नहीं है, वरन उन्होंने लगभग ऊपर भी देखा, अपन ने 60 देशों के अवलोकन के बाद जो भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल चीजें थी, उन चीजों को भारतीय संविधान में अपनाया। जैसे कि अपन देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई। ब्रिटेन, देखो पहली बात 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, संघीय तंत्र और न्यायपालिका लगभग वहीं से ली गई, क्योंकि सबसे पहले जो अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना 1935 के तहत की गई थी, वही न्यायपालिका अपन ने वहीं से अपना ली। ब्रिटेन के संविधान से अपन ने क्या किया, चूंकि अपन ने ऊपर राज किसका था, अपन उपनिवेश किसके थे, ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्थाओं का अपने को अनुभव हो गया था। जो शासन व्यवस्था अपनाई, संसदात्मक शासन व्यवस्था अपन ने ब्रिटेन से अपनाई। जो विधिकीय शासन का सिद्धांत है वो अपन ने ब्रिटेन से अपनाया। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन से अपनाया। द्विसदनवाद यानी कि संसद के कितने सदन होंगे, ब्रिटेन में कितने हैं, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसके 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसी प्रकार भारत में भी 2 सदनों को अपनाया, संसद के लिए, व्यवस्थापिका के लिए लोकसभा और राज्यसभा। परमाधिकार लेख जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है, जो रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 226 के तहत, उसमें जो परमाधिकार लेख है, वो परमाधिकार लेख क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अपन आगे पढ़ेंगे मूल अधिकारों में। तो ये सब चीजें किस संविधान से अपनाई, ब्रिटेन के से। अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें अपनाई, मूल अधिकार, न्यायपालिका को कैसे स्वतंत्र रखा जाए, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से अपन ने ली है। आयरलैंड से क्या क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन होता है, 12। किस आधार पर होता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो ये जो नामांकन की प्रोसेस है, ये अपन ने कहां से ली है, आयरलैंड से। इसके बाद कनाडा, चूंकि भारत में संघात्मक शासन अपनाया है, लेकिन संघात्मक शासन में किसको मजबूत रखा है, केंद्र को। वो क्यों मजबूत रखा है, वो इसलिए कि भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये सशक्त केंद्र वाला जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, कनाडा से। और जो सशक्त केंद्र बनाने के लिए, केंद्र को अधिक शक्तियां देने के लिए क्या कर दिया, अवशिष्ट शक्तियों को भी किसके अंदर रहेंगी,
केंद्र में। तो ये चीज कहाँ से अपनाई? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय का उल्लेख है वो सोवियत संघ से। फ्रांस से गणतंत्रात्मक। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? भारत एक गणतंत्र है। क्यों? गणतंत्र का सीधा सा मतलब यही है, अर्थ यही है कि किसी भी देश में जो राष्ट्राध्यक्ष है, अपने राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। उनका चुनाव वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जो ये गणतंत्रात्मक वाली प्रोसेस है वो अपन ने फ्रांस से ली है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। चूंकि फ्रांस की क्रांति के जो मुख्य आदर्श थे वो यही थे, समता, स्वतंत्रता, बंधुता। तो उन आदर्शों को अपन ने भारतीय प्रस्तावना में जगह दी है। वो कहाँ से लिया गया है ये सिद्धांत? फ्रांस के संविधान से। ऐसा नहीं है कि अपने लोग नहीं जानते थे भाई स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, लेकिन अपन ने उन देशों के संविधानों का अध्ययन किया तो उन संविधानों में जो मुख्य चीज थी वो ये थी, तो उनको अपन ने अपना लिया। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक होता है विधि की उचित प्रक्रिया, एक होता है विधि की स्थापित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया ये चलती है अमेरिका में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया चलती है जापान में। तो अपन ने जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको भारतीय संविधान में अपनाया गया है। तो ये विभिन्न स्रोत थे जो भारतीय संविधान को बनाते समय संविधान निर्माताओं ने इनका उपयोग किया। अब सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात आती है, संविधान सभा ने संविधान बना दिया, लेकिन वो संविधान प्रभावी कैसे हो? किस आधार पर? ऐसे कौन से सिद्धांत हैं, कौन से नियम हैं जो उन संविधान को अधिक से अधिक प्रभावी बना सकते हैं? मैंने पहले भी कहा था भाई, चाहे लोकतांत्रिक सरकारें हो चाहे गैर लोकतांत्रिक सरकारें हो, संविधान सभी के होते हैं। कोई भी संस्था, संगठन बिना संविधान के कार्य नहीं करती। लेकिन संविधान ज्यादा स्थायी कब होगा? संविधान की सत्ता का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा? तो उसमें कुछ एक चीजें आती हैं। पहला जो है संविधान को जो मुख्य चीज है वो है कि संविधान स्थायी कैसे रहेगा। उसमें जो पहली बिंदु है वो है कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है। यानी कि जो संविधान अपन आया है, बना है, वो अस्तित्व में कैसे आया है, किसने संविधान को बनाया, किस शक्ति से बनाया, किसने उनको ये शक्ति दी। देखो, कुछ से काफी सारे देश ऐसे हैं जिनमें सेना के द्वारा या अलोकतांत्रिक लोगों के द्वारा संविधान बना दिए जाते हैं। जब ऐसे लोगों द्वारा संविधान बनाए जाते हैं तो वो संविधान केवल उन्हीं लोगों के हितों की पूर्ति करते हैं, सामान्य जनता के हितों की पूर्ति नहीं करते। तो सीधी सी बात है, सामान्य जनता के द्वारा उनको माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा क्या? सामान्य जनता उनका सम्मान करेगी क्या? नहीं करेगी। सामान्य जनता सम्मान कब करेगी? जब संविधान बनाने वाले लोकप्रिय हो, या जनता का उन पर विश्वास हो, या जनता को वो पूरा विश्वास दिलाए कि जो संविधान हम बना रहे हैं वो हमारे हितों के लिए नहीं बल्कि आमजन के हितों को बनाने, आमजन के हितों को पूर्ति के लिए किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब ये भारतीय संविधान भारतीय लोगों का या भारत का सौभाग्य था कि जो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो बहुत ही दूरदर्शी और लोकप्रिय लोग थे, सभी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्होंने लोगों को बताया कि जो संविधान बन रहा है ये उन्हीं राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्यों, आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए बन रहा है, ना कि हमारे व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए। तो संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी संविधान की सफलता का गारंटी होता है। संविधान बनाने वाले जितने लोकप्रिय होंगे, जितने ईमानदार होंगे, जितने कर्तव्यनिष्ठ होंगे, जितने दूरदर्शी होंगे, उतना ही संविधान के सफल होने की संभावना ज्यादा है। दूसरा है संविधान के मौलिक प्रावधान। भाई संविधान में ऐसे क्या प्रावधान है जिनके कारण कि मैं संविधान का सम्मान करूं या संविधान को मानूं? ऐसे कोई कारण लोगों को मिले तो ही लोग उन संविधान का सम्मान करेंगे। जैसे कि मान लो मैं किसी समुदाय में रह रहा हूँ, किसी राज्य में रह रहा हूँ, उस राज्य का संविधान बना है, वो संविधान मेरे वर्ग को ना तो कोई स्वतंत्रता दे रहा है,
ना कोई अधिकार दे रहा है, ना ही किसी प्रकार का कोई छूट दे रहा है, या कुछ भी मान लो मेरे हितों के अनुसार उस संविधान में कोई भी कार्य नहीं है, तो क्या मैं उस संविधान को मानूंगा? नहीं। तो संविधान को मानने का कारण क्या है? संविधान को लोग क्यों मानेंगे? जब संविधान न्याय के आदर्श के स्वरूप की स्थापना करता हो, लोगों को वह विश्वास दिलाता हो कि जो संविधान बन रहा है या संविधान के माध्यम से एक बुनियादी न्याय की प्राप्त किया जा सकता है। तो जितना संविधान के द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक रक्षा करेगा संविधान, उतना ही ज्यादा उसके सफल होने की गारंटी है। और वो कोई संविधान जितना अधिक लोगों की स्वतंत्रता समानता को छीनता है, उतना ही उसके असफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तीसरा है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान बना दिया, संविधान में बनाने के बाद बता दिया भाई सरकार बनेगी, सरकार में ये संस्थाएं होंगी। देखिए, संविधान को बनाने का काम जितना समय से किया गया है, यदि संस्थाओं को संतुलित रूप में नहीं रखा जाए या किसी एक विशिष्ट संस्था को सर्वाधिक शक्तियां दे दी जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो संविधान को चेंज कर दे, परिवर्तन कर दे या असफल कर दे, विफल कर सकती है। तो जितना अधिक संस्थाओं को संतुलित रूप में रखा जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि जो भी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, अन्य जितनी भी जो भी संस्थाएं हैं, लोक सेवा आयोग है, उन संस्थाओं को संतुलित रूप में, यानी कि नियंत्रण और अवरोध व संतुलन का सिद्धांत लागू होना चाहिए। यानी कि उनके पास अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इसके साथ ही वो ऐसा कार्य न करे जिनसे किन्हीं लोगों की स्वतंत्रताओं को नुकसान पहुंचे। तो ऐसा संविधान हो जिसमें सभी संस्थाओं की संतुलन में हो। इसके साथ साथ ही ऐसा कठोर भी न हो कि आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन ही नहीं किया जाए, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो दबाव के तहत वो संविधान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा संविधान भी नहीं होना चाहिए कि जब मन में आए तभी परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे अगर लचीला संविधान हो गया तो शक्तिशाली या स्वार्थी लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उसमें कितने भी संशोधन कर सकते हैं। तो ये है संविधान को प्रभावी बनाने का तरीका। और भारतीय लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो संविधान निर्माता थे, जो या संविधान में जो मौलिक प्रावधान है या भारतीय संविधान में जो संस्थाओं का संतुलन है, बहुत ही सुंदर है। और उस सुंदर होने का परिणाम यही है कि अपना संविधान एक जीवंत संविधान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अन्य देशों के लिए एक आदर्श सिद्धांत की तरह काम कर रहा है। तो ये था अपना भारतीय संविधान का बनना, भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली, रूपरेखा। आगे के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं।